नमस्कार, आईने एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में वोट पड़ गए और अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन इसके पहले मतदान के दौरान आरोप प्रत्यारोपों का दौर जमकर चला। खासकर विजयपुर में फर्जी मतदान और बवाल की खबरें दिन भर आई। बुधनी भी इससे अछूता नहीं रहा। दोनों दल उपचुनाव में गलत हथकंडे अपनाने के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे और इसके साथ ही दोनों दल जीत के दावे भी कर रहे हैं और इसके पीछे के आधार भी गिना रहे। किसके आरोप और किसके दावे में है दम, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, हमने जो वीडियो डाले हैं वो सब आप लोगों ने देखे हैं और उन वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि हिंसा हो रही है, अशांति है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। वही वीडियो हमने निर्वाचन आयोग को दे दिए और उनसे कहा है कि आप इस पर रोक लगाइए और हमने जिलों में कार्रवाई करने के लिए इनको भेज दिया। इन दोनों उपचुनाव विजयपुर और बुधनी में संभावित हार को देखते हुए कांग्रेस जिस तरीके से बौखलाहट में है और वहां के चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, सुबह से लेकर के विजयपुर के अलग अलग बूथों की जानकारी हमने समय समय पर ऑनलाइन दी है, वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी को दी है। बुधनी के भी जिन बूथों पर इस तरीके का कृत्य हो रहा था उनकी जानकारी भी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी। अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सारी की सारी एक जाई एक लिपिबद्ध करके हमने वो दिए। चाहिए की घटना है, इसमें गोलीबारी हुई, डकैत आया, इसकी हमने निर्वाचन आयोग को पहले से शिकायत की थी। निर्वाचन आयोग नहीं जागा, दुख का विषय है। मुझे पता था कि ये कलेक्टर और एसपी भारतीय जनता पार्टी के इशारे काम कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता कम काम कर रहे हैं, प्रशासन ज्यादा काम कर रहा है। विजयपुर के उपचुनाव में हार की बौखलाहट से जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से आदिवासी भाई और बहनों को दबाव की राजनीति करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो गुंडिज्म किया है और फिर आकर के कांग्रेस के नेता जो लगातार क्षेत्र में दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, मैं भी उसका जवाब देने के लिए आया हूं। मैं प्रशासन से भी इस बारे में बात करूंगा कि कांग्रेस के तथाकथित नेता कल रात तक विजयपुर के अंदर कैसे रोके, इसका भी जवाब देना होगा और इस पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हुए हैं और वोटिंग अब लगभग खत्म हो गई है और इसके साथ ही दोनों दल जीत के दावे भी कर रहे हैं और इसके पीछे के आधार भी गिरा रहे हैं। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए केदार सिरोही जी, जो कि प्रवक्ता हैं, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केदार जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे ही है कि देखा जाए तो बुधनी और विजयपुर दोनों ही जगह वोटिंग हुई है। 70% से ज्यादा मतदान हुआ है दोनों ही जगह पर। हालांकि बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के पास अपने विकास के दावे थे। कांग्रेस किस उम्मीद में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर विकास के दावे के साथ में मैदान में उतरी है तो फिर वो दूसरी तरीके मुद्दे ध्यान भटकाने वाली बातें कहाँ कर रही, मतलब पूरा ध्यान भटकाने का काम कर रही थी। विकास और मुद्दों पर कहाँ चुनाव लड़ा। चुनाव जो हुआ है आप देख लीजिए, विजयपुर में तेलीवाड़ा जो गांव है वहां पर क्या स्थितियां हैं, गोलियां चली। आप देख रहे हैं आज दिन भर से पूरे गांव के, हम लोगों ने वो वीडियो नहीं बनाए, लोकल जो वहां के गांव के मतदाता है वो वीडियो बना बना के भेज रहे हैं कि गांव में पोलिंग पर लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, आदिवासी वर्ग को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। वो स्थिति आप बुधनी में देख लीजिए कि अधिकारी जो है पिटासी नदी में जो है उनको डराया जा रहा है, जो पोलिंग बूथ एजेंट बैठे हैं उनकी गाड़ियां फोड़ दी जा रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है। हम लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बार बड़ी मजबूती के साथ मुद्दों से चुनाव लड़ रही है। दोनों जगह जो हमारे प्रत्याशियों का चयन है वो बहुत ही जोरदार रहा। विजयपुर में आप देख लीजिए, अभी मैं बीडी शर्मा जी को भी सुन रहा था, उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर प्रशासन सही काम नहीं कर रहा, चुनाव आयोग सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ये उनका ही था नट एंड सेल में अगर बात करें तो। हम भी वही कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वही बात हो रही है ना, कि चुनाव आयोग पूरे सही तरीके से काम नहीं कर रहा। वहां पर राजस्थान के गुंडे आकर गोलियां चला रहे। क्या ये चुनाव और ये किसी भी मतदाता के लिए ठीक है? ये प्रैक्टिसेस तो नहीं होनी चाहिए। आप और दूसरे भी तरीके से चुनाव लड़ने के होते हैं, आप वोटों को कन्विंस करिए, पर ये जो लोकतंत्र में जो तानाशाही है,
ये आगे जाके एक तरीके से पूरे देश के लिए नासूर बनने वाली है। इस बीमारी का इलाज नहीं आएगा। आज हम सब लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, निष्पक्ष मीडिया हो, हम सब लोग उसको किसी भी तरीके से अगर छोड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम लोग एक बड़ी बीमारी को देश में जन्म दे रहे हैं। और ये आज छोटी हुई है, कल बढ़ेगी। हर आदमी यही चाहेगा ना, 10-20 हजार के गुंडे लाओ, 5-6 वहां की जो मजबूत जातियां है उन लोगों से ठीक ठाक संपर्क रखो, गरीबों को लट के दम पे वोट ले लो। ठीक है केदार जी, जवाब लेंगे प्रियंका जी वोट अगर गांवों में इस तरीके से गिरने लगे तो हो गया काम। ठीक है केदार जी, प्रियंका जी से जवाब लेना चाहेंगे। प्रियंका जी, केदार जी का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा, मतदाताओं को डराया जा रहा है। नमस्कार, मेरे सभी वरिष्ठ को मेरा प्रणाम। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे केदार भाई, जो काफी बेबाकी से अपनी बात को रखने में प्रचुर माने जाते हैं, परंतु किस तरह से बात को घुमा करके कह रहे हैं। लेकिन उन्हें स्वीकार करना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस बूथ पर शून्य थी, ये बात इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वीकार की थी उनके खुद के भाषण में, कि उनको ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो बूथ के ऊपर जीरो है और भाषणों में हीरो बनते हैं। तो जिनके पास कार्यकर्ता ना हो, जिनके पास में एक स्पष्ट विजन ना हो, जिनके पास में संवाद स्थापित करने के लिए लोग ना हो, जिनके नेतृत्व में धड़ाधड़ त्यागपत्र दिए गए, जो 10 महीने 11 महीने में अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी ना बना पाए हो, वो लोग जब राजनीति की बातें करते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। कार्यकर्ता को पहले जमीनी स्तर पर सकारात्मक तौर पर खड़ा तो करिए। आप जब से आए आपने नकारात्मक राजनीति करके, जीतू पटवारी जी ने कांग्रेस को बस चलाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस हमेशा खंड और विखंडित होती हुई चली गई। ये बात जनता ने देखा। हमारे भाई जी ने बड़े अच्छे से ये बात रखी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है शायद, लेकिन इनके तथ्य कई बार वो रख नहीं पाए, प्रमाणिक तौर पे नहीं रख पाए। मैं दैनिक भास्कर का रेफरेंस देके बोलूंगी, चाहे तो आप खुद भी अपने मोबाइल में जो है वो गूगल कर सकते हैं, मैं नहीं कहूंगी। पत्थरबाजी की गई कांग्रेस के प्रत्याशियों के द्वारा, वो भी बुधनी में, बुद्धि विधानसभा में राजकुमार पटेल के समर्थकों के द्वारा खटपुरा में बूथ क्रमांक 60 के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की गई। अगर आपके पास इतना स्पष्ट विजन है और आप इतने मेहनती हैं और जो कि ऐसे कैंडिडेट को उतारते हैं मैदान में जिनके भाभी के ऊपर और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई मामले लगे, जिनको खुद राहुल गांधी जी ने गद्दार कह दिया, उनको आप कैंडिडेट बना करके बुधनी में मैदान में उतारते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं विजयपुर विधानसभा की, हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छे से बात करी। मेरे आरोप प्रत्यारोप लगा करके राजनीति करना मेरा खैर आदत में नहीं है, और जब सामने वरिष्ठ बैठे हो तो मुझे थोड़ा सा अटपटा भी लगता है ये सब बातें करने में, परंतु सत्यता की बात मैं जरूर चैनल के माध्यम से रखूंगी। विधानसभा के बूथ क्रमांक 326 पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीएलओ के साथ अभद्रता की, जिसके बाद बीएलओ ने मतदान केंद्र छोड़ करके ही चले गए। जिस तरीके से इन्होंने भद्रता करी, बीएलओ का प्रशासन को वहां से हटना पड़ा। इसी क्षेत्र में बूथ क्रमांक 276, 277 और 279 में कांग्रेस प्रत्याशी फर्जी वोटिंग करा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दैनिक भास्कर का है, आप खुद अपना कर लीजिएगा गूगल और पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं कह रही हूँ, ये चैनल पर। इसके बाद में ठीक से कैमरे काम नहीं कर रहे थे, बीजेपी के बीएलओ को बैठने नहीं दिया जाएगा, यहीं पे शिकायत की गई। बूथ क्रमांक 92, 93 में कांग्रेस करता पीठासीन अधिकारी से बहस करके मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करते रहे। तो इस तरीके से आप लोग प्रियंका जी, केदार जी से इसका जवाब लेना चाहते हैं या फिर आतंक मचाना चाहते हैं, भय का माहौल बना, और लोकतंत्र की दुहाई आप जैसे लोग दे तो अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है प्रियंका जी, केदार जी से इसका जवाब ले लेंगे। मरोड़ा है। नहीं, मेरी बहन ने बातें जरूर रखी है, परंतु वो एक पक्ष बताती रही है। दूसरा पक्ष मैं आपको बता देता हूं कि रमाकांत भार्गव जी जो है, उनके बेटे ने वेयर हाउस वालों को किस तरीके से धमकाया, ये सबको मालूम है। ढाबे वालों को किस तरीके से धमकाया, ये ऑडियो और ये फोन पे पूरा चल रहा। उनके लोग जो है बुधनी विधानसभा में जो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता है, वो किस तरीके से महिलाओं को वोटिंग करा रही है। 53 नंबर बूथ पे, 163 नंबर पे और एक शायद 227 करीब बूथ पे उनके वीडियो आ चुके हैं। वो कह रही है कि हाँ, हम लोगों को ऊपर से आदेश है, इसलिए हम लोग ले जाके डलवा रहे। किसके पक्ष में डलवा रहे? भारतीय जनता पार्टी। ये होगा क्या? आप ये देखिए, जो बीडी शर्मा जी है वो आज विजयपुर में है। आप पत्रकार जब पूछ रहे थे वहां पर तो उनको किस तरीके का वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करके विधानसभा में एंट्री की है, जबकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय जीतू पटवारी जी, वो बाहर रोड पर बैठे हुए हैं, सीमा के बाहर टेंट लगाकर। तो बीडी शर्मा जी वहां अंदर क्यों घुसे? ये तो सत्ता दल के ठीक है
क्यों ठीक है दबाव केदार बना जी, रहे हैं? रमेश जी से जवाब लेना चाहेंगे, रमेश जी से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। रमेश जी, देखा जाए तो दोनों ही पार्टी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, और एक तरफ देखा जाए तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। हालांकि आज उपचुनाव में भी जो भी बवाल हुआ उसको लेकर भी लगातार आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगा रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जनमत किसके पक्ष में है? देखिए, जनमत का तो अब जब परिणाम आएगा तो ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आकलन देखें तो बुधनी की तस्वीर लगभग जो मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ, लगभग साफ है बुधनी की तस्वीर। और आपके चैनल पर भी मैंने कहा था कि बुधनी में अगर मतदान कम होगा तो संघर्ष की स्थिति बनेगी, और मतदान अगर अच्छा हुआ तो तस्वीर साफ है, और कौन निकल जाएगा ये लगभग तय है। विजयपुर में जहां तक है, वहां का चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प चुनाव होगा, और चूंकि दोनों पार्टियों की अपनी अपनी समस्याएं हैं विजयपुर में। बुधनी में समस्या ना तो कांग्रेस के सामने कुछ है और ना भाजपा के सामने कुछ है। बुधनी में दोनों पार्टियों को अपने अपने समर्थक मतदाता को पोलिंग बूथ तक ले जाना था, बाकी और बुधनी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था, तो उसी आधार पर रिजल्ट होना है। लेकिन विजयपुर में दोनों पार्टियों के पास अपनी समस्या है, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, और ये कार्यकर्ताओं की कमी पूरे चुनाव में देखी गई। लेकिन वहीं भाजपा में बहुत सारा जो अंदरूनी समूह है, जैसे संगठन के अपने पुराने कार्यकर्ता भी हैं, महाराज के अपने कार्यकर्ता भी हैं, और वो जो टोली आई है रामनिवास जी के साथ, वो कार्यकर्ता भी है। तो कहीं ना कहीं आरंभ में इन सारी टोलियों के बीच में तालमेल की कुछ समस्या, खबरें आ रही थी वहां पर। अब सच्चाई क्या है वो तो केदार जी और प्रियंका जी बता पाएंगे, लेकिन वो जो खबरें आ रही थी वो मैनेज भाजपा को करना था, इसलिए भाजपा ने कई दिग्गजों को वहां पर लगाया ताकि वो, और अलग अलग समूह के उन्होंने कार्यकर्ताओं को जुटाए थे। तो लेकिन उसके बाद जो मतदान का प्रतिशत हुआ है, तो इसने वाकई रिजल्ट को बहुत दिलचस्प कर दिया है। तो अब देखना ये होगा कि परिणाम, विजयपुर का परिणाम किस तरफ को आता है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो चूंकि आजकल राजनीति थोड़ी नकारात्मक हो रही है, तो ये जो आरोप प्रत्यारोप तो जब तक परिणाम आएगा तब तक चलेंगे, और जीत के दावे भी जब तक परिणाम फाइनल हो जाएगा तब तक चलेंगे। जी रमेश जी, फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या रिजल्ट होता है। चलिए केदार जी से उनका पक्ष जानना चाहेंगे। केदार जी, अभी हाल ही में प्रियंका जी ने भी ये कहा कि नकारात्मक राजनीति से जुड़ी बात प्रियंका जी ने रखी, और अगर एक दूसरी तरफ विजयपुर उपचुनाव की बात की जाए तो विजयपुर उपचुनाव को लेकर एक बात सामने अभी रमेश जी ने रखी कि कार्यकर्ताओं की कमी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है। देखिए, 2-3 चीजें हम लोग इसमें क्लियर होना चाहिए। हम लोग एक मास बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अभी रामनिवास रावत जी की स्ट्रेंथ दिखा रही थी कि वो अपने दम पे चुनाव लड़ते थे और अपने दम पे जीतते थे। कांग्रेस में लीडरशिप का अपना एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क का एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं होती है। वहां पर तो जिसको ला के बैठा दिया वही लीडर है, नीचे उनका संगठन काम करता है। वो दोनों की कार्यशैली और पद्धति अलग अलग है। हमारी पद्धति के हिसाब से हम लोग अच्छे से वहां पर काम कर रहे हैं। हमारे पास जो वहां चुनाव लड़ने के, जो जीतने के जो समीकरण है, वो इस बार काफी हद तक मजबूत है। बुधनी में भी हम लोग बड़ी मजबूती से है। दूसरी बात, नकारात्मकता की बात आई है, तो देखिए कांग्रेस में तो नकारात्मकता है नहीं। ये बटोगे कटोगे, ये पॉजिटिव है क्या? ये धर्म की बात करना, राजनीति में धर्म को ले आना और उसकी भी मार्केटिंग करना। अगर धर्म की बात करते हो तो धार्मिक नीति तो रखो, धार्मिक नियत तो रखो। अरे न्याय तो करो धर्म का, ये धर्म का अपमान क्यों कर रहे हो? हमारे शास्त्रों में न्याय होता था धर्म का। आज उस धर्म को यहाँ पर बेचा जा रहा है, खुलेआम बेचा जा रहा है। धर्म की आड़ में आज बताइए कितना नकारात्मक हो चुका है। मध्य प्रदेश में आप बात करते हो कि बहुत ग्रोथ हो रही है, तो ये कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? चलिए ठीक है, प्रियंका जी से इसका जवाब ले लेंगे। केदार जी, प्रियंका जी से जवाब ले लेंगे। प्रियंका जी क्या कहेंगे? केदार जी का कहना है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति, अगर मैं इस पे बहुत सटीक जुमला मुझे याद आता है कि अगर चोर से आप पूछोगे तो वो चोरी करने को अपना धर्म बताएगा, और महात्मा से अगर बात करोगे तो वो अपने ज्ञान को, अपने वैराग्य को धर्म बताएगा। तो धर्म की व्याख्या वो लोग तो कतई ना करें जो सनातन धर्म को पानी पी पी करके गालियां देते रहते हैं, या उन लोगों का समर्थन करते हैं जिन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसे कहा हो, जिन्होंने सनातन की हमेशा जड़ों को खोखला करने की कोशिश करी हो। ऐसे लोग धर्म की चर्चा ना करें।
तो बेहतर होगा, और हमें ना सिखाएं तो अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, जिनकी दुहाई कांग्रेस बार बार देती है, उस लोकतंत्र की जिसको आपातकाल लगा के खंडित करते हैं। बूथ कैप्चरिंग की बात ये लोग करते हैं, इन्होंने तो मत पेटियां लूट ली, और तो और मतपेटियों से भी पेट नहीं भरवाया, तो 530 विधायकों को समाहित कर लिया, और सरकार को बनाने की पूरी तरीके से सत्ता में लौटने की जो लोग कोशिश करते रहे हो, तो वो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हुए अच्छे नहीं दिखाई देते। फिर से मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस में एक सकारात्मक कार्यकर्ता को दरकिनार करके निठल्ले लोगों को विधायक बना दिया जाता है, या विधायक की टिकट दे दी जाती है, उसका परिणाम कांग्रेस भुगत रही है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं चैनल पे कहूंगी कि केदार जैसे भाई जैसे जो मेहनत करते हैं जमीनी स्तर पर, और इनकी जगह निठल्ले लोगों को जब टिकट मिल जाता है तो उसका परिणाम भी कांग्रेस को भोगना पड़ता है, और भोगेगी भी आगे। मैं ईमानदारी से ये बात कहती हूँ कि जा जाके गाँव में संपर्क करना, मेहनत करना, और बाद में निठल्ले लोग आ जाते हैं और वो विधायक बन जाते। मेहनत किसी की, चुनाव कोई जीत जाता है। सचिन पायलट जी के साथ यही किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी यही किया जा रहा था। मेहनत उनसे करवाई गई और कमलनाथ जी को उनके माथे पे बिठा दिया गया। तो ऐसा जब तक कांग्रेस करना बंद नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस के ये दिन बदलने वाले नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, केदार जी से इसका जवाब ले लेंगे। अध्यक्ष में है, ना कि कार्यालय में। ठीक है प्रियंका जी, केदार जी से जवाब ले लेंगे। हमारे गांव में कहावत है, जैसे बहन ने स्टोरी बताई, इसी एक मैं बता देता हूँ। जब चोर आते हैं, भैंस चोर विशेषकर, तो वो घंटी अलग दिशा में ले जाते हैं और भैंस को अलग दिशा में ले जाते हैं, ताकि वो जो जिसकी भैंस है वो घंटी के पीछे दौड़े और भैंस चली जाए। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हो रहा है। मुद्दे अलग हैं और धर्म अलग है। अब ये बता दीजिए, अगर धर्म की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में 98% जो किसान है वो हिंदू है। 98% उनको अगर सही तरीके से हिंदू होने का अगर फायदा मिल रहा है सरकार की तरफ से तो बता दें। आज जो 84% जो नौजवान जो हिंदू है, उसमें से 92% हिंदू पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदुओं के बच्चे मुस्लिम के तो वो टायर बनाने लग जाते हैं पहले से ही, वो स्वरोजगार की तरफ पहले से ही चले जाते हैं, पंचर जोड़ लेते हैं, जैसे भाजपा वाले कहते हैं, ठेला लगा लेते हैं। तो ये जो पढ़ रहे हैं, ये फौज खड़ी है ना इंदौर के भंवरकुआ पे, वहाँ टीटी नगर में, भोपाल के एमपी नगर में जो कोचिंग संस्थानों के सामने, ये पूरे हिंदुओं की है। आप अस्पतालों में जाइए, जो गरीब तबका है, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके खड़ा है, जो हाथ ठेले पे डिलीवरी हो जा रही है बच्चे, ये हिंदू ही है। आप इनको अलग मत देखिए, ये हिंदू ही है। अब इनके साथ में अगर धर्म का फायदा नहीं मिल रहा तो आखिर धर्म का फायदा कौन ले रहा? ये धर्म की बात है। देखिए, धर्म हमारे अपनी जगह है, हम सब लोग धार्मिक है, हमारी अपनी अपनी मान्यता है, प्रथा है, हमारी अपनी पूजा, उसको भी हम राजनीति से क्यों जोड़ दिया? अगर जोड़ दिया तो आप बता दीजिए, मध्य प्रदेश के वृद्धाश्रम में चले जाइए, आपको धर्म की कहानी मिल जाएगी। दाल में पानी मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी। वो वृद्धाश्रम, उसमें 99% आपको हिंदू समुदाय के लोग मिल जाएंगे। क्या किया उन लोगों के लिए? आज ये हिंदू महिलाओं को गांव में वो नहीं मिल रही है बिजली, वो बेचारी बहुत परेशान होती है। हमारे गांव की छाछ भी करने की मशीन नहीं चल पाती है। केदार जी, जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, ठीक है केदार जी, रमेश शर्मा जी का रुख करना चाहेंगे। रमेश जी से मेरा सवाल है कि देखा जाए तो दोनों ही अपनी पार्टी के अपने अपने दावे, और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास अपना विकास का दावा है, वो विकास की बात से उपचुनाव लड़ रही थी। वही अगर जनता की बात की, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस इस मुद्दे से आई है कि परिवर्तन होगा, अगर कांग्रेस आएगी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्या लग रहा है, किसकी आवाज जनता सुनेगी? देखिए, मोटे तौर पर जनता इस समय दोनों की आवाज समझ रही है, और दोनों को सोच समझ करके ही वो वोट करने वाली है। और इन दोनों चुनावों में एक जो सबसे बड़ी बात पूरे प्रचार अभियान में अपन को देखने को मिली कि मतदाता में चुप्पी रही है। जो भी ध्वनियां आई हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो या तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की आई हैं या पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की आई हैं। तो कुल मिलाकर के एक आम तौर पर ये ट्रेंड रहा है। भविष्य क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। उपचुनाव ज्यादातर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में उपचुनाव के परिणाम जाते हैं, ये ज्यादातर एक आमतौर पर धारणा रही है। क्योंकि उसका एक कारण है कि लोगों को लगता है कि अगर बाई द वे विपक्ष अगर जीत जाएगा तो थोड़े बहुत विकास के कार्य जो है थोड़े प्रभावित होते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है, सबके क्षेत्र में काम होते हैं, लेकिन कुछ धारणाएं बनी हुई हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा संघर्ष जो है दोनों जगहों पर हुआ है। और एक दिलचस्पी की बात है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थोड़ा मेहनत भी की है, अच्छा भी किया है। और मतदान का प्रतिशत जो अभी खबरें आ रही हैं, मतदान का प्रतिशत दोनों जगह अच्छा हुआ है। तो अब ये तो परिणाम किसके पक्ष में होगा ये तो देखने की बात है।
लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प चुनाव है। वो फिर विजयपुर में चूंकि रामनिवास रावत जी को उन्होंने मंत्रिमंडल में ले रखा है, तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजों के लोग आगे पीछे भी उसके लाभ देखते हैं। तो मैं समझता हूं फिर भी लेकिन चुनाव दिलचस्प है। अब आगे देखा जाएगा परिणाम क्या आता है। जी चलिए ठीक है, केदार जी का रुख करना चाहेंगे। केदार जी, देखा जाए तो अगर आप जो है कांग्रेस जो है वो परिवर्तन को लेकर चुनावी मैदान में थी, उसका कहना था कि परिवर्तन होगा, हम विकास करेंगे। हालांकि आप तो ये भी कहते हैं कि जिसकी पार्टी है वो यहाँ विकास होने ही नहीं देगी, क्योंकि अगर उस पे सरकार जो है वो बीजेपी की है और अगर विधायक बन भी गया कांग्रेस के तो हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि विकास हो ही नहीं पाता है। देखिए, 2-3 चीजें आपने इसमें पूछी है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा इसमें। इस बार हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है पूरे आम मतदाताओं को कि ये चुनाव जीतने से ऐसा नहीं है कि हम सत्ता बदल देंगे। बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव जीतने से हम लोग निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाएंगे लोकतांत्रिक तरीके के, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी जनता से जो वादे की उस वादों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। आज की तारीख में वो किसी की भी नहीं सुन रही, यहाँ तक कि उनके अपने लोगों की भी नहीं सुन रही, सबकी अपनी पीड़ा। पहली बात। दूसरी बात ये आई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रामनिवास रावत जी भी कह के गए कि भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब उन्होंने कहा कि मुझे काम करने का अवसर नहीं मिल रहा था, अब मैं काम कर पाऊंगा। इसका मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से जो विधायक है उनका सम्मान नहीं करती है, पक्षपात करती है। सारे विधायकों को एक जैसे राइट है, वो कोई सा भी हो विधायक, चाहे निर्दलीय हो या, परंतु भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ देगी तो इनके विधायक को देगी। कुछ क्षेत्र में काम होगा तो अपने विधायकों, जहां कांग्रेस का क्षेत्र होता है वहां पर अमूमन जो है। लेकिन केदार जी ये तो आप लोग का ही कहना है ना कि अगर विधायक कांग्रेस का होगा और तो बीजेपी उसके लिए कोई विकास नहीं होने देती है क्षेत्र में। ये पक्षपात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, यही दिखाने का, इसी के खिलाफ तो हम लोग कह रहे हैं कि जब वोट करेंगे लोग तब जाके इनकी आंखें खुलेगी, तब इनको लगेगा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को यह है कि वही सर्वोपरि है, ऐसा नहीं है। जब मतदाता वोट करके जब इनको हराएगा तो उसके बाद में ऑटोमेटिक सुधार आ जाएगा। आज की तारीख में यही लड़ाइयां तो है। भाई आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? लोकतंत्र में तो बराबर का हिस्सा है, बराबर का मौका दीजिए ना। उस क्षेत्र में आपके लोग भी वोट करते हैं ना, जहाँ कांग्रेस जीती है उसका मतलब ये नहीं कि 100% जो। चलिए ठीक है, छोटा सा जवाब प्रियंका जी से लेना चाहेंगे इसे लेकर। प्रियंका जी। चलिए ठीक है, रमेश जी आपका रुख करना चाहेंगे। अभी केदार जी ने साफ तौर पर कहा, उनका कहना है कि अभी रामनिवास रावत भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस की पार्टी थी, विधायक कांग्रेस का था, इसलिए क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हो पाया और अगर वो भाजपा से आएंगे और तब जाके विकास होगा क्षेत्र का। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सत्तारूढ़ जो पार्टी का जो विधायक होता है वो अपेक्षाकृत अगर प्रभावशाली है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक को थोड़ी सी प्रायोरिटी तो मिलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में कुछ काम ही ना हो। अब जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, सड़क बनती है तो फिर वो यहाँ से वहां तक सबकी बनती है, उसमें कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है, या नहर बनती है तो वो सब सारे के सारे लोगों में जाती है। ये कहने की तो बात होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो कुछ विशिष्ट योजनाएं होती हैं, उन विशिष्ट योजनाओं का लाभ सत्तारूढ़ दल का विधायक अपेक्षाकृत उठा लेता है। आमतौर पर जब बजट का अलॉटमेंट होता है तो बजट का अलॉटमेंट मंत्रालय से होता है, वो ये बिल्कुल नहीं देखता कि कौन सत्तारूढ़ का है कौन नहीं है, वो जिलों को अलॉट होता है। वो कोरोना के बाद से तो अब चूंकि सारा बजट इकट्ठा कलेक्टर को चला जाता है तो वो अपनी योजनाओं को स्वीकार करता है। हाँ, विशिष्ट योजनाओं में अगर विशेष कोई योजना अलॉटमेंट अपने क्षेत्र में करानी है तो उसमें फिर विधायक का प्रभाव लगता है। तो ये आमतौर पर चुनाव में ये धारणा तो है कि सत्तारूढ़ दल का विधायक होगा तो विकास ज्यादा होगा। ठीक है रमेश जी, छोटी सी प्रतिक्रिया प्रियंका जी से लेना चाहेंगे। 5% प्रभाव होता है। जी, कांग्रेस के सारे आरोप निराधार रहते हैं। वो हारने के लिए कहीं ना कहीं तो ठीकरा फोड़ना है, तो भेदभाव का आरोप लगाते हैं। परंतु मैं भाई साहब की जानकारी के लिए बता दूं,
जिस छिंदवाड़ा के विकास के लेकर के ये लोग बातें करते आए हैं, जिसमें 20 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट रही और 10 साल लगभग अपने पूरे हो चुके हैं केंद्र में, और विकास की बात जब करते हैं तो छिंदवाड़ा को ये लोग सर्वोपरि और आगे मॉडल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। तो अगर भेदभाव किया गया होता तो छिंदवाड़ा का ये विकास किसी ने अपने घर का पैसा लगा करके नहीं किया गया है, ये सरकारी संपत्ति से ही हुआ है। तो ये बात कहना पूरी तरीके से निराधार है। तो ये बात छिंदवाड़ा की जनता ने भी समझी है, इसलिए इस बार लोकसभा में वहां से हमको विजयश्री प्राप्त हुई है। आगे भी ये विजय का रथ रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता रहेगा और धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी। ठीक है, फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में वोट पड़ गए और अब नतीजों का इंतजार है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। INDIA एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INDIA 24। नमस्कार।